एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। ग्लोरिया कहाँ है? तैमूर ने बॉस से पूछा। बॉस चौंक उठा, बोला, ओह, अब मैं समझा कि तुमने मेरे साथ नमक हरामी क्यों की है। तुम्हें भी उस हरामजादी सफेद बला ने खरीद लिया है, मगर वो भी अब जिंदा नहीं रहेगी। तैमूर ने आगे बढ़कर बॉस के मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा कर दीवार से टकरा गया। उसके होंठों से खून बहने लगा। तैमूर ने सर्द लहजे में कहा, मैंने पूछा है कि ग्लोरिया कहाँ है, तकरीर झाड़ने को नहीं कहा तुमसे। बॉस ने हथेली की पुष्ट से अपने होंठ साफ करते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम कि ग्लोरिया को वडेरे अहमद बख्श ने कहाँ रखा है। तैमूर का लहजा दुरुस्त हो गया। बोला, देखो, यहाँ तुम्हारे सिवा 25 अफराद और भी हैं। इनमें से कोई ना कोई बता देगा कि ग्लोरिया कहाँ है, फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बॉस ने नफरतामेज लहजे में कहा, मैं नहीं जानता। तैमूर ने आगे बढ़कर उसके पेट में जोरदार घूंसा मारा। वो तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हुआ तो तैमूर का घूंसा उसके सर पर पड़ा। वो तैमूर के कदमों में ढेर हो गया। मैंने चीख कर कहा, ये वक्त जाया कर रहा है तैमूर, इसे ठिकाने लगाओ और किसी दूसरे से पूछगिछ करो। ये कहकर मैंने औंधे लेटे हुए सफेद फार्मों का जायजा लिया और उनमें से एक की गर्दन पर हाथ रख दिया। मैंने टपट कर पूछा, तुम बताओ, ग्लोरिया कहाँ है? उसने तकलीफ की शिद्दत से घुटी घुटी आवाज में कहा, मैं नहीं जानता। मैंने उसके पहलू में जोरदार ठोकर मारी और सफाक लहजे में कहा, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, फिर फायर कर दूंगा। बताओ ग्लोरिया कहाँ है? वो खामोश रहा तो मैंने गिनती शुरू कर दी। 1, 2। उसने घिघियाते हुए लहजे में कहा, यकीन करो, मुझे ग्लोरिया के बारे में कुछ इल्म नहीं। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर उसके पहलू में एक और ठोकर मारी। उस वक्त मुझ पे खून सवार था। मैंने रिवॉल्वर का सेफ्टी कैच हटाकर कहा, 3। सफेद फार्म एक मर्तबा फिर गिड़गिड़ाने लगा। मैंने मशीन पिस्टल से उसकी पेशानी का निशाना लिया और अचानक उस पर फायर कर दिया। उसके हलक से डूबी हुई आवाज निकली और वो बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी पेशानी के ऐन वस्त में सुराख हो गया। औरतें दहशतज़दा होकर चीखने लगी, मगर तैमूर की एक ही डांट में वहां मौत का सन्नाटा छा गया। मैंने औंधे पड़े हुए एक और सफेद फार्म को बालों से पकड़कर उठा लिया। मैंने उसके बालों को जोरदार झटका दिया, कहा, तुम बताओ कहाँ है ग्लोरिया? उसने सहमे हुए अंदाज में जवाब दिया, मैं एक सिफारतकार हूँ, मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी हुकूमत से जवाबदही मुश्किल हो जाएगी। मैंने जवाब में उसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो चकरा कर जमीन पर गिर गया। मैंने बाल पकड़कर उसे दोबारा खड़ा किया, कहा, मुझे बताओ कि ग्लोरिया कहाँ है, वरना सारी डिप्लोमेसी धरी रह जाएगी। बॉस गुर्राया, अपनी जबान बंद रखना मिस्टर स्कॉट, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तैमूर ने आगे बढ़कर बॉस के मुंह पर रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा। जरब इतनी भरपूर थी कि उसके आगे के कई दांत टूट गए। फिर तो गोया तैमूर पर जुनून तारी हो गया। उसने रिवॉल्वर के दस्ते मार मार कर बॉस का हुलिया बिगाड़ दिया। उसके सर, मुंह और नाक से खून बह रहा था और टूटे हुए दांतों की वजह से चेहरा मजीद भयानक हो गया था। मुझे बॉस की कुव्वते इरादी पर हैरत हुई। वो इस आलम में भी अपने कदमों पर खड़ा हुआ था। उसे छोड़कर तैमूर ने भूरे बालों वाली एक खूबसूरत और नाजुक अंदाम लड़की को लात मार कर खड़ा किया। टपट कर बोला, तुम बताओ ग्लोरिया कहाँ है? तुम तो रिवॉल्वर की एक जर्ब भी नहीं सह सकती। मैंने तैमूर से कहा, वक्त जाया मत करो तैमूर, इन सबको बारी बारी गोली मार दो, हमें और भी बहुत से काम हैं। मेरी बात सुनकर लड़की मशीनी अंदाज में बोल उठी, मैं बताती हूँ ग्लोरिया कहाँ है। तैमूर ने उसके बालों को जोरदार झटका दिया, कहा, बताओ। लड़की ने कहा, वो इसी इमारत के एक कमरे में है। यहाँ आने से पहले मैं उससे मिलकर आई थी। मेरे नजदीकी ताल्लुकात हैं ग्लोरिया से, इसलिए उन लोगों ने मुझे पूछगिछ के लिए भेजा था, मगर ग्लोरिया ने जबान नहीं खोली। तैमूर ने कहा, अनवर, देखो बाहर क्या सूरत हाल है। बाहर अब सन्नाटा था। अनवर ने बाहर जाने की बजाय हॉल कमरे का दूसरा दरवाजा खोला
जो दूसरी समत में खुलता था। फिर वो अंधेरे में बाहर रिंग गया। मुश्किल से 5 मिनट के बाद वो वापस आ गया और बोला, बाहर मैदान साफ है, मुहाफिज अगर हैं भी तो वो कॉरिडोर की तरफ होंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम इस खातून को ले जाओ और ग्लोरिया को यहाँ ले आओ। अगर ये रास्ते में गड़बड़ करने की कोशिश करे तो गोली मार देना। अनवर ने कहा ओके बॉस। फिर उस लड़की से दुरुस्त लहजे में बोला, चलो तुम मुझे रास्ता बताओ। उन दोनों के जाने के बाद मैंने साजिद को उनके पीछे जाने का इशारा किया। साजिद भी दबे कदमों बाहर निकल गया। मुश्किल से 10 मिनट में ग्लोरिया वहां पहुंच गई। उसका चेहरा सुता हुआ था और आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। मैंने तैमूर से कहा, अब यहाँ से निकल चलो। तैमूर ने फर्श पर औंधे पड़े हुए लोगों की तरफ इशारा किया, और ये लोग, मैंने उन्हें सुनाने को कहा, इन सबको गोली मार दो। फिर सरगोशी में तैमूर से बोला, इन्हें कुछ देर के लिए बेहोश कर दो ताकि ये हमारे लिए फौरी तौर पर कोई मसला न बने। तैमूर ने साजिद और अनवर को मखसूस किस्म का इशारा किया। फिर अपने करीब पड़े हुए एक शख्स की खोपड़ी पर रिवॉल्वर का दस्ता मार दिया। अनवर और साजिद भी इस काम में तैमूर का हाथ बटाने लगे। इस दौरान में मेरी नजरें बकिया लोगों पर थीं कि हमें गाफिल पाकर वो कोई हरकत न कर बैठे। अचानक फजा में किसी की करख्त आवाज उभरी, तुम लोग बचकर नहीं निकल सकोगे, बेहतर यही है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस का कोई अफसर मेगाफोन पर बोल रहा था। मैंने कहा, इससे पहले कि आसपास वाले इस बंगले की तरफ मुतवज्जे हों, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पुलिस अभी तो यही समझ रही है कि हम हॉल कमरे में मौजूद हैं। उन्हें शुबा भी हो गया कि हम छत के जरिए फरार हो रहे हैं तो वो इमारत की पुश्त पर पहुंचकर हमें घेर लेंगे। तैमूर ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा, इसमें भी मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। पुलिस हॉल कमरे में पहुंचते ही मालूम कर लेगी कि हम किस रास्ते से निकले हैं। मैंने कहा, इतनी जल्दी नहीं करेंगे वो लोग। पुलिस वाले जानते हैं कि हम मुसल्ला हैं और ऐसे लोगों के नजदीक वो जरा मुश्किल से ही जाते हैं। अभी ये लोग कम से कम 15 मिनट तक मेगाफोन पर ऐलान करते रहेंगे। फिर मैंने चौंक कर कहा, जाओ अब तुम्हारी बारी है। तैमूर के जाने के बाद मैं भी रस्सी के जरिए दूसरे छत पर पहुंच गया। उस बंगले में अब तक सन्नाटा था। फिर अचानक उस सन्नाटे का सबब समझ में आ गया। पूरा बंगला तारीकी में डूबा हुआ था। शायद यहाँ के मकीन कहीं गए हुए थे या वो पाकिस्तान में मुस्तकिल नहीं रहते थे। चौकीदार बंगले के सामने वाले हिस्से में होगा। मैं यही सोचता हुआ छत से उतर कर नीचे आया तो तैमूर की सरगोशी सुनाई दी। अनवर ने दरवाजा खोल दिया है, अब दीवार की बजाय उस दरवाजे से बाहर जाएंगे। अचानक मुझे छतों पर तनी हुई रस्सी का ख्याल आया। मैंने तैमूर से कहा, तुम चलो, वो रस्सी खोल के मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मैं दोबारा दरख्त के जरिए छत पर पहुंच गया। मैं जो ही ऊपर पहुंचा, मुझे सामने वाली छत पर 2 लोग नजर आए। मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि शायद पुलिस वाले हैं। मैं फुर्ती से नीचे उतर आया। तैमूर दरवाजे के पास ही मौजूद था। मैंने उसे बताया कि छत पर पुलिस वाले मौजूद हैं। तैमूर ने कहा, जल्दी करो कामरान, वो लोग छत पे बंधी हुई रस्सी के जरिए इस मकान की छत पे पहुंच जाएंगे। हम दोनों तेजी से बाहर निकले। ग्लोरिया, अनवर और साजिद बाहर मौजूद थे। तैमूर ने उनसे कहा कि तेजी से गाड़ी की तरफ चलो, छत पर पुलिस वाले पहुंच चुके हैं। हम लोग गली से बाहर निकलने ही वाले थे कि मैंने सबको रोक दिया। एहतियात के तौर पर झांक कर बाहर देखा। सड़क पर पुलिस की कई गाड़ियां मौजूद थीं। उसी तरफ हमारी गाड़ी खड़ी थी। पहले मैंने सोचा कि दूसरी तरफ से पैदल निकल जाऊं, मगर पैदल हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। हम इस सूरत हाल पर गौर करने लगे। मुझे लग रहा था कि हमारी मेहनत ठिकाने लग जाएगी। अचानक ग्लोरिया बोली, मैं लाती हूँ गाड़ी। पुलिस वाले मुझ पे शुबा नहीं करेंगे। जो लोग मुझे पहचानते हैं वो तो इस वक्त बेहोश पड़े हैं। यूं भी तुम्हारी पुलिस सफेद चमड़ी से मरूब हो जाती है, खास तौर पर उस सूरत में जब सफेद चमड़ी किसी औरत की हो। ग्लोरिया ने शौकी से मुझे देखा और तैमूर से बोली, लाओ गाड़ी की चाबी मुझे दो और उसका मेक और मॉडल बताओ। तैमूर ने उसे गाड़ी के मॉडल, रंग और नंबरों के बारे में बता दिया और उस जगह की निशानदही की जहां गाड़ी पार्क थी। उसके जाने के बाद हम एक बंगले की दीवार से तकरीबन चिपक कर खड़े हो गए। उस तरफ तारीकी थी, इसलिए आसानी से हम किसी की नजरों में नहीं आ सकते थे। मुश्किल से 10 ही मिनट गुजरे होंगे कि किसी गाड़ी के हेडलैंप्स की ताकतवर रोशनी से सड़क रोशन हो गई। फिर वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता नजदीक आने लगी। मैं सोच रहा था कि अगर ये ग्लोरिया की बजाय पुलिस हुई तो हम लोग बेमौत मारे जाएंगे, मगर अब हो भी क्या सकता था। फिर वो गाड़ी उस गली के ऐन सामने ठहर गई। मुझे अंधेरे में गाड़ी का रंग तो नजर नहीं आया, मगर उसके मॉडल से पहचान गया कि वो हमारी ही गाड़ी है। फिर ग्लोरिया गाड़ी से उतरी और बोनट खोल कर खड़ी हो गई। हम में से किसी ने उसके नजदीक जाने की कोशिश नहीं की। वो गाड़ी के इंजन पर झुकी हुई इतने इन्हिमाक से इंजन का जायजा ले रही थी, लगता था सिर्फ गौर से देखकर ही इंजन की खराबी दूर कर देगी। मुझसे जब्त न हो सका। मैं दबे पांव ग्लोरिया की तरफ बढ़ा। मैं उसके नजदीक पहुंचा तो उसने कहा, उधर का रास्ता पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। उनकी मोबाइल वैन्स सामने ही खड़ी हैं। तुम लोगों में से कोई गाड़ी में बैठेगा तो पुलिस वालों को दूर ही से नजर आ जाएगा। मैं गाड़ी उस गली में मोड़ूंगी तो पुलिस वाले खामखा शुबा करेंगे, क्योंकि उस गली में गाड़ियों की आमदोरफ्त नहीं होती।
किसी भी बंगले का मेन गेट उस गली में नहीं है। मैंने झुंझुलाकर कहा, लगता है तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई है। पुलिस वालों के ऐन सामने गाड़ी रोकने की क्या जरूरत थी। मैंने उठे हुए बोनट की आड़ से पुलिस वैन्स का जायजा लिया। कहा, इससे आगे एक और गली है और वहां गाड़ियां भी जाती हैं। तुम गाड़ी वहां ले जाओ, हम मकानों की आड़ लेकर उसी गली में पहुंच जाएंगे। मेरी बात सुनकर ग्लोरिया तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। बोली, तुम तो वाकई जीनियस हो कामरान, ये मोटी सी बात मेरी अक्ल में क्यों नहीं आई। फिर वो संजीदा होकर बोली, मुझे कोई ऐसा मकान दिखाओ जिसकी आड़ लेकर तुम दूसरी गली में जाओगे। यहाँ से तो अगर बच्चा भी गुजरेगा तो पुलिस की नजरों में आ जाएगा। मैंने घबरा कर कहा, यहाँ मजीद रुकना भी खतरनाक है। पुलिस वाले उधर से भी हमारे पीछे आ रहे हैं। शायद वो हमें घेरने का प्लान बना रहे हैं, वरना अब तक यहाँ पहुंच चुके होते। अचानक तैमूर की आवाज आई, बातों में वक्त जाया मत करो कामरान, जब हर तरफ खतरा ही है तो फिर यहाँ खड़े इंतजार क्यों किया जाए। तैमूर न जाने कब हमारे नजदीक आ गया था। ग्लोरिया बोली, तैमूर ठीक कहता है कामरान, रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। चलो बैठो गाड़ी में, अब जो होगा देखा जाएगा। ये कहते हुए उसने गाड़ी का बोनट गिरा दिया। मैं और तैमूर फुर्ती से नीचे झुके। फिर तैमूर ने साजिद और अनवर को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। वो दोनों बर्क रफ्तारी से लपके और दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गए। तैमूर ने फुर्ती का मुजाहिरा किया और झपट कर गाड़ी में बैठ गया। मैं बोनट की आड़ से पुलिस वालों का रद्द-ए-अमल देख रहा था। वो लोग भी बुरी तरह चौंक उठे। तैमूर यूं ही गाड़ी में सवार हुआ, मैं भी पलक झपकते गाड़ी में घुस गया। ग्लोरिया ने फौरन इंजन स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसी वक्त मेगाफोन चीख उठा, भागने की कोशिश मत करो, तुम लोग हर तरफ से घिर चुके हो। अचानक सामने से भी पुलिस की एक मोबाइल वैन आती दिखाई दी। तैमूर का लहजा हैजान खेज था। बोला, अनवर, हमें यहाँ से हर सूरत निकलना है। लाओ ये स्टेन गन और 2-3 ग्रेनेड मुझे दो। फिर वो हैजान आमेज लहजे में ग्लोरिया से बोला, अगर पुलिस वैन हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करे तो बेधड़क इन्हें टक्कर मार देना। इस दौरान में पुलिस वैन हमारे नजदीक पहुंच गई। ग्लोरिया ने एक अक्लमंदी ये की कि गाड़ी के हेडलैंप्स अचानक रोशन कर दिए। मैं जानता था कि हेडलैंप्स की ताकतवर रोशनी से उन लोगों की आंखें चुंधियाई होंगी। पुलिस वैन के ड्राइवर ने घबराकर अपनी गाड़ी के हेडलैंप्स बंद कर दिए। ये हमारे हक में मजीद बेहतर हुआ। अब हमें सब कुछ वाज़े नजर आ रहा था। ग्लोरिया ने एकदम एक्सेलरेटर पर पांव का दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी गोली की रफ्तार से आगे बढ़ी और जन्नाटे से गली के बाहर निकल गई। ग्लोरिया ने बहुत माहिराना अंदाज में मोड़ काटा और मेन रोड पर पहुंचकर खौफनाक हद तक तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करने लगी। अचानक फजा सायरन की आवाज से गूंजने लगी। ये आवाज लम्हा बलम्हा करीब आ रही थी। तैमूर बड़बड़ाया, पुलिस हमारे ताकुब में है, आगे शारे फैसल है, हम लोग ट्रैफिक में फंस कर रह जाएंगे। फिर वो बुलंद आवाज में बोला, गाड़ी दाईं तरफ मोड़ लो और रफ्तार कम ही रखो। ग्लोरिया ने उसी स्पीड में टर्न लिया तो गाड़ी उलटते उलटते बची। पुलिस वैन भी हमारे नजदीक पहुंच चुकी थी। उनके ड्राइवर ने भी उसी खौफनाक अंदाज में मोड़ काटा और हमारे ताकुब में लग गया। मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि हमारे ताकुब में सिर्फ एक वैन है। तैमूर चीख कर बोला, गाड़ी की स्पीड कम करो। पुलिस वैन बिल्कुल हमारे सर पर पहुंच चुकी थी। तभी हमारी गाड़ी पे फायरिंग होने लगी। पुलिस वाले शायद हमारी गाड़ी के टायरों को निशाना बना रहे थे, इसलिए उनकी कोई गोली हम में से किसी को न लगी। मैंने देखा तैमूर ने दस्ती बम निकाला और खिड़की से हाथ निकालकर बहुत महारत और फुर्ती से पुलिस वैन पर फेंक दिया। दूसरे ही लम्हे अनवर ने भी एक बम उछाल दिया। यके बाद दीगरे 2 जबरदस्त धमाके हुए और जमीन लरस कर रह गई। ग्लोरिया ने गाड़ी की रफ्तार एकदम बढ़ा दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस वैन शोलों में घिरी हुई थी। सड़क पर लोग जमा होने लगे थे। कुछ आगे जाकर ग्लोरिया ने तेजी से एक और मोड़ काटा और सनसेट बुलेवार्ड पर निकल आई। मैंने कहा, मजीद इस गाड़ी में सफर करना खतरनाक है तैमूर। मुमकिन है पुलिस के किसी आदमी ने इसका नंबर भी नोट कर लिया हो। नंबर ना भी नोट किया हो तो मेक, मॉडल और कलर को तो देखा जा सकता है। अभी थोड़ी ही देर के बाद पूरे शहर की पुलिस हमारी तलाश में होगी। तैमूर ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है कामरान, मैं खुद यही सोच रहा हूँ, मगर समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैंने कहा, सबसे पहले तो इस गाड़ी से छुटकारा हासिल किया जाए। गाड़ी छूटते ही हम सब महफूज हो जाएंगे। सिवाय मेरे पुलिस तुम में से किसी को भी नहीं पहचानती। मुझे भी वो एकदम शनाख्त नहीं कर सकते। गाड़ी छोड़कर हम लोग टैक्सी के जरिए सफर करेंगे। फिर मैंने ग्लोरिया से कहा, गाड़ी किसी ऐसी जगह पार्क कर दो जहां कम से कम 2 दिन तक कोई इसका नोटिस न ले। इस दौरान में हम डिफेंस को शारे फैसल से मिलाने वाले पुल तक पहुंच चुके थे। मैंने पुल के नजदीक गाड़ियों की एक लंबी कतार देखी और मैं चौंक उठा। मैंने ग्लोरिया से कहा, रोड के अगले कट से यू टर्न ले लो, वरना हम भी इन गाड़ियों में फंस जाएंगे। मेरा ख्याल है कि पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है और वो लोग खास तौर पर उन गाड़ियों को चेक कर रहे होंगे जिनका कलर और मॉडल हमारी गाड़ी की तरह हो। ग्लोरिया ने अगले कट से यू टर्न लिया। कुछ आगे जाकर मुझे एक ऐसी बिल्डिंग दिखाई दी जिसके आगे बहुत सी कारें खड़ी थीं। मैंने ग्लोरिया से भी वहीं पार्क करने को कहा। ग्लोरिया ने निस्बतन तारीक गोशे में गाड़ी पार्क कर दी।
हम सब एक एक करके उतरने लगे। तैमूर ने अनवर और साजिद से कहा, अब तुम लोग जाओ, अगर फिर कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो जरूर तकलीफ दूंगा, खुदा हाफिज। ग्लोरिया ने कहा, ठहरो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? साजिद ने जवाब दिया, हम लोग अपने अपने घर जाएंगे, यहाँ तो हमारा काम खत्म हो गया। ग्लोरिया मुस्कुराकर बोली, काम तो अब शुरू हुआ है, तुम लोग हमारे साथ ही क्यों नहीं रहते? ऐसे ही लोगों की तो मुझे जरूरत है। तैमूर ने कहा, नहीं मैडम, इन्हें अब जाने ही दें, अभी तो हमें खुद भी सर छुपाने का बंदोबस्त करना है। उसकी बात सुनकर ग्लोरिया तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। मुझे अंधेरे की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मुस्कुराने के बाद वो सर को मखसूस अंदाज में झटका देती थी। बोली, मिस्टर तैमूर, हैरत की बात है, ये आपका मुल्क है, आपका शहर है, मगर आपको सर छुपाने का ठिकाना मैसर नहीं है। मैं तो हजारों मील दूर से आई हूँ, उसके बावजूद मेरे पास ऐसे ठिकाने हैं कि बरसों वहाँ पोशीदा रह सकते हैं। मैंने फिर ना कर कहा, अच्छा, ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है, न ये वक्त पहेलियां बूझने का है, चलो बताओ कहाँ चलना है। ग्लोरिया मुंह बनाकर बोली, एक तो तुम बुरा बहुत जल्दी मान लेते हो। फिर उसने जेब से छोटी सी एक डायरी निकाली और उसका एक सफा फाड़ कर बॉल पॉइंट से कुछ लिखने लगी। फिर उसने कागज का वो पुर्जा साजिद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये उस मकान का एड्रेस है जहां हम लोग जा रहे हैं, तुम दोनों अपने घरों तक हो आओ। वो दोनों जाने लगे तो अचानक उसे कुछ ख्याल आया। चौंक कर बोली, ठहरो, ये बैग्स हमारे पास छोड़ जाओ। उसने उनकी पुश्त पर लदे हुए बैग्स की तरफ इशारा किया। बोली, मुमकिन है इन बैग्स की वजह से तुम किसी परेशानी में मुब्तला हो जाओ। फिर वो जरा तवक्कुफ के बाद बोली, अगर तुम मेरी गैर मौजूदगी में पहुंचो तो वहां जो भी हो उसे एड्रेस का ये पर्चा दे देना, वरना वो शख्स मुझे भी पहचानने से इनकार कर देगा। उन दोनों ने अपने बैग उतारे और खामोशी से हमारी तरफ बढ़ाकर तारीकी में गुम हो गए। उनके जाने के बाद मैंने ग्लोरिया से कहा, तुमने उन्हें वहां का एड्रेस क्यों दे दिया? अगर उन्होंने हमें फंसवा दिया तो? ग्लोरिया ने चौंक कर तैमूर से पूछा, क्या ये लोग काबिल एतबार नहीं है क्या? तैमूर ने हंसकर कहा, वो लोग तो 100% एतबार के काबिल हैं मैडम, मगर कामरान तो शायद अपने साय से भी भड़कने लगा है। अभी कुछ देर पहले ये मुझ पर भी शक कर रहा था, मैं एक बार फिर नादिम हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो उन दोनों ने हमारे लिए जान की बाजी लगाई थी, वो नाकाबिल एतबार कैसे हो सकते थे? मैंने आहिस्ता से कहा, सॉरी तैमूर, मैं वाकई। तैमूर ने बेतकल्लुफी से कहा, ओ कम ऑन कामरान। उसने उन लोगों के छोड़े हुए बैग उठा लिए। बोला, मैं कोई टैक्सी देखता हूँ। थोड़ी देर के बाद हम तीनों टैक्सी में सफर कर रहे थे। ग्लोरिया ने टैक्सी ड्राइवर से गुलशन इकबाल चलने को कहा था। हम नीपा चौरंगी पर पहुंचे तो ग्लोरिया ने टैक्सी छोड़ दी। वहां से हम दूसरी टैक्सी में गुलशन इकबाल के ब्लॉक 5 पहुंचे। वो टैक्सी ग्लोरिया ने मेन रोड पर छोड़ दी और पैदल ही एक तरफ रवाना हो गई। मुख्तलिफ गलियों में मुड़ने के बाद वो एक बंगले के सामने ठहर गई और कॉल बेल का बटन दबा दिया। थोड़ी देर के बाद गेट का जेली दरवाजा खुला और अंदर से पस्ता कद का एक आदमी बाहर निकला। ग्लोरिया को देखकर वो सरासीमा हो गया और हकलाकर बोला, आप कब आया? हमारे को इन्फॉर्म भी नहीं किया। उसने इंग्लिश में कहा। उसके लहजे से अंदाजा हो रहा था कि वो बंगाली है। पहली नजर में उसकी शनाख्त नहीं होती थी। ग्लोरिया करख्त लहजे में बोली, अब दरवाजा खोलोगे या यहीं खड़े रहोगे? वो लपक कर अंदर गया और घबराहट में बड़ा वाला गेट खोल दिया। हमारे अंदर जाने के बाद उसने गेट बंद कर दिया और ग्लोरिया के पीछे दौड़ते हुए बोला, मैडम वो अंदर। ग्लोरिया फाड़ खाने वाले लहजे में बोली, क्या है अंदर? उसने घबरा कर कहा, मेरे मेहमान हैं। ग्लोरिया बोली, मेहमान हैं तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? इस दौरान में हम बंगले के कॉरिडोर में पहुंच चुके थे। बंगाली के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो गश खाकर गिरने ही वाला होगा। मैं भी हैरान था कि आखिर बात क्या है जिसकी वजह से ये बंगाली इतना परेशान है। एक कमरे से बातों की आवाज आ रही थी। ग्लोरिया चौंक कर बोली, ये इस बेडरूम में कौन है? मुलाजिम ने दांत निकाल कर कहा, मेरी साली है मैडम, और तो कोई जगह नहीं थी इसलिए मजबूरन। ग्लोरिया उलझ कर बोली, जगह नहीं थी? तुम शायद भूल गए हो कि इस बंगले में सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं। बंगाली बोला, वहां भी मेहमान ठहरे हुए हैं मैडम। उसका लहजा ऐसा था जैसे कोई खौफनाक खबर सुना रहा हो। तैमूर ने मजे का खेज लहजे में पूछा, अबे क्या बारात ठहरी हुई है? मुलाजिम ने अटक अटक कर कहा, बस शाब वो बांग्लादेश से कुछ मेहमान आ गया था। उसकी उर्दू इंग्लिश से भी ज्यादा खराब थी। इस दौरान में हम लोग उस बेडरूम तक पहुंच चुके थे जहां से बातों की आवाजें आ रही थी। ग्लोरिया ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी ने तहक्कुमाना लहजे में पूछा, क्या बात है? आवाज किसी औरत की थी। ग्लोरिया का मूड एकदम ऑफ हो गया। शायद उसे वो लहजा गरां गुजरा था। बोली, दरवाजा खोलो। दूसरे ही लम्हे अंदर हल्की सी आहट हुई और दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उसके जिस्म पर शबखाबी का लिबास था। खुले हुए बाल शानों पर बिखरे हुए थे और वो हैरत से ग्लोरिया को देख रही थी। वो किसी तरफ से भी उस हवन्नक बंगाली की साली नहीं लग रही थी।